तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट यू के थेरेपी बाय अंकित सर में। तो आज सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम पीरियड पे आपकी दिवाली भी बड़ी ज़बरदस्त हो, आपके हाथ पे भी 4-5 जॉबें हों। क्योंकि अभी हम पे पटवारी का है, पुलिस का है, बंदी रक्षक है, एसआई है, कनिष्ठ सहायक हैं, तो बहुत सारी जॉबें हैं। अगर आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले टाइम पीरियड के लिए। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, शांति का स्थान हो, साथ साथ अगले साल आप पे सरकारी आवास हो, ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ। चलिए, तो फिलहाल आपको सपरिवार दिवाली की शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिएगा, साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। पटाखे के चक्कर में कहीं अपने आप को जला मत देना। आजकल पेपर नज़दीक हैं तो थोड़ा बी केयरफुल। तो चलिएगा, आज प्रैक्टिस सेट 7 के सॉल्यूशन में चलते हैं। थोड़ा बहुत आज इधर उधर भी जाना है तो थोड़ा आज शॉर्ट में करेंगे दोस्तों। थोड़ा बहुत दीदी लोगों के यहाँ भी जाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को एक तो हम आदि जननी कहते हैं, हिंदी की आदि जननी को हम संस्कृत को कहते हैं। तो संस्कृत के जो नाम मिलते हैं हम पे, एक तो आर्य भाषा मिलता, आर्य भाषा या आदि जननी हिंदी की, दूसरा देव भाषा या देववाणी। तो इसका जो आंसर बनना था ऑप्शन सी इसका सही आंसर बनना था। भारत में देखें तो संस्कृत का काल देखूं मैं, तो संस्कृत का काल पहले देखो भारत में सबसे क्या था, प्राचीन भारतीय भाषाएं वैदिक और लौकिक संस्कृत कब से आता है? हम पे 1500 BC ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक क्या चलता हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल चलता है। इसमें 2 काल आते हैं, एक तो वैदिक संस्कृत आता है जिसमें वेदों में जिसका उपयोग है, एक दूसरा आता है हम पे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत तो वैदिक और लौकिक संस्कृत में बात करूं मैं सबसे पहले, तो वैदिक संस्कृत का जो कार्यकाल था, वैदिक संस्कृत का कार्यकाल कितना चलता हमारा, जो काल आया था वैदिक और संस्कृत का वो 1500 BC से 500 BC के बीच आया था। इसी वैदिक जो काल आए है, इसे वैदिक संस्कृत को अगर देखें, वैदिक वाला जो स्पेशली वैदिक की बात करूं मैं, तो ये 1500 से 1000 के बीच रहा था। 1500 से 1000 BC के पूर्व BC में रहा था ये वैदिक संस्कृत। फिर क्या था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत हमारा क्या था, 1000 BC से 500 BC तक तो लौकिक संस्कृत आता। वैसे देखो वैदिक संस्कृत में तो अनेक नाम मिलते हैं हमें एक वैदिक संस्कृत का नाम मिलता है हमें छंदास। ये चीज़ याद रखेगा, छंदास इसका नाम मिलता। छंदास या पाणिनि ने इसे क्या यास्क या पाणिनि जी से वैदिक संस्कृत को यास्क नाम से जाने जाते हैं। साथ में लौकिक का देखें तो लौकिक का कार्यकाल 1000 से 500 BC के बीच रहा था। पाणिनि द्वारा इसे संस्कृत नाम प्रयुक्त किया गया। जो नाम प्रयुक्त किया गया इसका लौकिक संस्कृत किसने किया था? पाणिनि द्वारा इसका नाम प्रयुक्त किया गया। इसके साथ साथ और चीज़ें देखें हम इसमें, तो और चीज़ों में मैं बात करूँगा तो देखिए एक चीज़ आता है यहाँ पे पाली हुआ। पाली काल जो चला था वो 500 से पहली ईस्वी तक चला था। फिर पहली ईस्वी से 500 AD तक जो काल चला था उसे कहते हैं प्राकृत, पाली प्राकृत। फिर क्या था अपभ्रंश या अपभट, अपभ्रंश या अवहट। जो अपभ्रंश का काल चला था वो 500 AD से 1000 AD तक चला था। फिर उसके बाद अवहट का काल आया था। अवहट का काल जो आया था या संक्रमणकालीन संस्कृत भाषा भी इसे कहते हैं, 900 से 1100 ईस्वी तक चला था। फिर 900 से 11 फिर क्या चलता हमारा 900 से अब जो अभी तक चल रहा वो हिंदी का कार्यकाल चल रहा। उसमें भी हिंदी को हम 3 कालों में बांटे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन की बात करूँ 1100 से 1400 के बीच जो चली थी वो प्राचीन हिंदी थी। 1400 से 1850 तक जो चली थी वो मध्यकालीन हिंदी थी। आधुनिक हिंदी जो 1850 से अभी तक चली आ रही है वो क्या हमारी आधुनिक हिंदी। हिंदी का देखें तो हिंदी के विकास क्रम में बात करूँ तो संस्कृत हिंदी का जो विकास क्रम देखिएगा वही देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हम पे हो जाएगा वो था हमारा सबसे पहले हिंदी का विकास क्रम हमारा कहाँ से शुरू होता है? संस्कृत के बाद हम पाली जाते हैं, पाली से फिर प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के बाद हम प्राचीन हिंदी, प्राचीन के बाद मध्यकालीन के बाद आधुनिक। तो ये था हिंदी का कार्यकालीन। एक चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो चलिएगा फटक से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है तौ वर्ग का उच्चारण स्थान। तौ देखिए तौ का उच्चारण करिएगा जोर से। तो तौ का उच्चारण कहाँ से मिल रहा है? तो तौ का जो उच्चारण मिल रहा है हमें, तौ का उच्चारण हमारा दंत से होता है।
तो, थो, दो, धो, नो, कहाँ के हमारे दंत, इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत से। कंठ से किसका होता है? कंठ से हमें पता है कौवर्ग। कौवर्ग हमारा कहाँ से आता है? कंठ से हमारा कौवर्ग आता है। पूरा कौवर्ग कहाँ से आएगा? हमारा कौवर्ग हमारा पूरा कंठ से आएगा। फिर कंठ से और चीज़ें देखें तो कौ के साथ हमारा ओ आ, ओ आ भी हमारा कहाँ से आता है? कंठ से। ओ आ कंठ से आ रहा, अंग है कहाँ से आ रहा? कंठ से आ रहा। साथ साथ हो भी हमारा कहाँ से आता है? कंठ से। दंत की बात करूँ तो दंत से हमारा तो वर्ग तो पूरा हमारा दंत से आता है। इसके साथ साथ एक चीज़ आता है हमारा सौ वर्ग। सौ, सौ, दंत्य सौ, दंत्य सौ, सरल वाला जो सौ आता है ना वो कहाँ से आता है? दंत से आता है। ठीक है, दंत के साथ साथ ओष्ठ देखिए तो ओष्ठ से हमारा क्या आता है? ओष्ठ हमारा एक तो आता है पौ वर्ग, पौ, फो, बो, भो, मो, तो पौ वर्ग हमारा ओष्ठ से आ गया। फिर ऊ, ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी कहाँ से आता है? हमारा ओष्ठ से आता है। फिर तालु से देखो तो तालु से कौन कौन आता है हमारा? एक तो चौ वर्ग आता है, चौ, छौ, जौ, झोयो, तो चौ वर्ग, चौ वर्ग तो हमारा पूरा तालु से आ गया। फिर तालु से और क्या आता है? ई, छोटा ई और बड़ा ई, दोनों ई कहाँ से आते हैं? तालव्य से आते हैं। इसके साथ साथ एक आता है यो, यो भी कहाँ से आता है हमारा? यो, 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 तालु से आ रहा है। फिर सौ, शंकर वाला सौ, ये कहाँ से आता है? हमारे तालु से आते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या क्या रखना है? कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु से हमारा क्या आता है? ए और आई, ए और आई हमारा कहाँ से आता है? कंठ तालु से आता है। जो भी पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर है नासिक से, जो हमारा लास्ट शब्द होता है वो नासिक से आता है। एक आता है हम पे दंत मूल, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दंत मूल शब्द हम पे कौन सा आते हैं? दंत मूल या तो हम एक चीज़ रसनल लिख देते हैं या कहीं कहीं किताबों में रॉ और नो, दंत मूल से रॉ और लो। ठीक है, कहीं कहीं रसनल के नाम से भी जाना जाता है, कई किताबों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है इस बारे में। तो ये था उच्चारण के आधार पे। फिर चलिएगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशी शब्द नहीं है? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, तेंदुआ, लोटा, जूता और किताब। ठीक है, तो चार हैं। तो जो देशी शब्द नहीं है यहाँ पे वो है किताब। बाकी देशज शब्द देखिए तो तेंदुआ, तेंदुआ तो देशज होता है, लोटा भी हमारा देशज होता है, जूता भी हमारा देशज होता है। जो किताब है, किताब हमारा विदेशी शब्द है। आज थोड़ा देशज शब्दों पे बात करता हूँ। देशज शब्द कौन कौन होते हैं? जो सीधा हमारी देशी लैंग्वेज से उठाए गए हैं उन्हें देशज शब्द। तो देशज शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देश में जन्मा, अथवा ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, वही देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देशज शब्द में हम पे प्रचलित है, जैसे एक होता है थैला, थैला लेके जाते ना बाजार, तो थैला क्या हमारा? थैला भी देशज शब्द है। कभी कहते हैं कि मेरे से गड़बड़ होगी, तो गड़बड़ कभी नहीं कहते मेरे से बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। कभी कल हमसे भी हो गई थी, मेरे से क्या सिस्टम में एक ही पेपर 2 बार अपडेट हो गया था, पुलिस वाले बैच में हो गया था थोड़ा बहुत, तो मैं भी मानता मेरी गड़बड़ होगी। फिर देखना, गड़बड़ था, देशज था, पेट, पेट, पगड़ी, जो सरदार लोग पहनते पगड़ी, पगड़ी भी क्या हमारा देशज है। लोटा हो गया, टांग, टांग तोड़ दूंगा ना, नहीं कहता तुम टांग तोड़ दूंगा। कोई कहता मैं ठेठ गढ़वाली हूँ, तो ठेठ क्या है? ये सब क्या आता है? हम पे सारे देशज शब्द होते हैं। जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं वो हमारे क्या होते हैं? विदेशज शब्द होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगले उसमें देख लिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। तो चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उपसर्ग का वह शब्दांश, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के, तो आ जाइए जो इसका आंसर बनना था, आंसर क्या बनना था हमारा? पहला ऑप्शन पे आ जाओ, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। हाँ जी, जो उपसर्ग होता है हमेशा किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। जो उपसर्ग शब्द जैसे मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हम पे जो लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय जुड़ता है, जो आगे जुड़ता है हमारा उपसर्ग जुड़ता है, बीच में हमारा मूल शब्द रहता है। तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ के या तो अर्थ में विशेषता लाता है या अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वो क्या होता है? हमारा उपसर्ग होता है। उपसर्ग प्रत्यय आपको याद रखना है, यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हम पे रहते हैं। चलेगा फिर अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, अगर देखिए कोयल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का मैंने क्या बताया था? आप अच्छा, अच्छा या अच्छी से क्वेश्चन शब्द सेंटेंस में बदलिए। अगर देखिए कोयल अच्छा या कोयल अच्छी, कोयल अच्छी होती है तो देखिए स्त्रीलिंग है। मछली अच्छा या अच्छी, मछली अच्छी होती है। तितली अच्छा या अच्छी, तितली अच्छी होती है। तो जो आंसर बनना था हमारा, ये बनना था ऑप्शन डी, सभी। सभी ये चीज़ें क्या स्त्रीलिंग है, या इन्हें हम क्या नित्य स्त्रीलिंग में कहते हैं। अगर हमें इन्हें पुल्लिंग में बदलना है तो हम क्या करते हैं?
तो अगर हमें पुल्लिंग में इन्हें बदलना है तो मैं इनके आगे या तो नर लगा देता, जैसे नर कोयल, नर मछली तो नहीं हो पाएगा, तितली में भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे क्या हमारे हमेशा नित्य स्त्रीलिंग चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ देखिए कौन कौन चीज़ें हम पे जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। जैसा हमें है मैना, एक होता मैना, मैना हो गया। मैना के साथ साथ मक्खी, मक्खी हो गया, मैना हो गया। छिपकली, गिलहरी, छिपकली, गिलहरी, मछली, तितली, ये सारे शब्द क्या हमारे ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, हमेशा स्त्रीलिंग चीज़ों में ये प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चलिए इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई लोगों ने गलत मारा है। जो इसका आंसर बनना था, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। 2 आधार कौन कौन से होते हैं हम पे? एक तो होता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे, एक होता है रचना के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य हम पे मिलते हैं, रचना के आधार पे हमें 3 प्रकार के वाक्य मिलते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। 3 प्रकार के वाक्य हम पे मिलते हैं, सरल वाक्य हो गए, मिश्र वाक्य हो गए, संयुक्त वाक्य हो गए। अर्थ के आधार पे 8 देखें तो विधानवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, कितने हो गए? तो ये 8 प्रकार, टोटल 8 प्रकार के ये वाक्य होते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटक से। अगला क्वेश्चन है गरीबों को सहायता करो। मैं गरीब शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो होना था ये थोड़ा बहुत मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पे ये भी गरीबों को ही होना था, गरीबों को सहायता करो। मैं गरीब क्या है? गरीब, अगर देखिए गरीब हम पे भाववाचक संज्ञा है, अगर भाववाचक संज्ञा जहाँ पे हमें बहुवचन के साथ प्रयोग हो रही है तो उसका आंसर जो बनना था वो बनना था जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर कभी ये चीज़ विशेष याद रखेगा, सबसे ज़्यादा जो भाववाचक संज्ञा से जो हम पे क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। क्या? कभी वो भाववाचक संज्ञा, जैसे गरीब, गरीब को बना दिया उसने गरीबों, तो भाववाचक संज्ञा बहुवचन के साथ जहाँ पे प्रयोग होगी वो सीधा सीधा जातिवाचक, जैसे आता है बुराई, बुराई भाववाचक संज्ञा प्लस उसने जोड़ दिया बुराइयों, तो बुराइयों में कौन से होगी? तो सीधा सीधा जातिवाचक। जहाँ पे भाववाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होगी वो हमारा हो जाता है, जहाँ पे भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगी वहाँ पे हमारा आंसर सीधा सीधा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचना है ही नहीं, सीधा सीधा हमें जातिवाचक के साथ भाई साहब यहाँ पे जाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ लोग इधर आ जाओ। रेखांतिक अंश में कुछ लोगों पे अंडरलाइन है, तो देखिए कुछ लोग मतलब हम गणना कर सकते हैं, मतलब तो संख्यावाचक तो है, लोगों को हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कितने लोग हैं, 4 हैं, 8 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो सीधा सीधा इसका जो आंसर बनना था अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ लोग मतलब लोगों की तो गणना हो सकती है कितने लोग हैं, पर उसमें भी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे, मतलब संख्यावाचक भी है पर क्या है? अनिश्चित। हम अभी संख्या गिन नहीं पाएंगे। तो इसका जो आंसर बनना था वो बनना था ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक संख्या। फिर इसके साथ साथ चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य में संरचना के आधार पर उनका भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा, तो इसमें जो क्रिया बनाएगी रंगने लगा, 2 क्रिया बन रही है, रंगना मुख्य क्रिया है, लगा रंजक क्रिया है। तो जहाँ पे मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया 2 क्रियाएं लगती है वहाँ पे हमारा जो क्रिया बनता है वो बनती है संयुक्त क्रिया। तो जो आंसर बनना था इसका आंसर ए, संयुक्त क्रिया, इसका सही आंसर हम पे मिलना था। ऑप्शन बी पे आ जाइए, ऑप्शन सी पे आ जाइए, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का होती है जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, जब क्रिया एक कर्ता को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रिया का मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें देखो तो राम भोजन करके सो गया, पहले एक क्रिया थी वो खत्म करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करना, सोने की क्रिया दूसरी प्रारंभ हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया के साथ साथ देखिए तो नाम धातु क्रिया, संज्ञा या विशेषण। नाम धातु क्रिया क्या होती? संज्ञा या विशेषण। संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने वाली क्रिया को नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे हम पे है लाठी है ना, हम पे संज्ञा, हम पे लाठी है, मारना, लाठी मार क्रिया क्या है हमारा? मारना, तो लाठी मारना।
क्रिया क्या बन गई, लाठी मारना। ऐसे ही रक्त हम पे संज्ञा है एक, रक्त। रक्त मतलब खून होता है, खून खोलना, जैसे यार रक्त खोलना। खोलना क्या हमारी क्रिया है, उससे पहले हम पे क्या है, रक्त है, तो रक्त खोलना मतलब क्या, हमारी नामबोधक क्रिया है। ऐसे विशेषण से देखिए तो देखिए आप आजकल कई लोग दुखी हैं, जिनका वीडियो में हो रखा था लेकिन रिजल्ट रुका है, तो वो दुखी हैं। तो क्या दुखी और होना, होना क्रिया है, दुखी क्या है, हमारा विशेषण है, तो दुखी होना। तो नाम धातु क्रिया है, किससे बनती है, तो हमारा मुख्य तो संज्ञा या विशेषण से ये बनती है, तो ये क्रिया है हमारी नाम धातु क्रियाएं थी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। तो 10वें क्वेश्चन पे बात करूं, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन क्या होगा। तुम प्रतिदिन खेलते हो, तो उपयुक्त वाक्य में देखना हमने प्रतिदिन। पहले मैंने बताया क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होंगे। अगर आपको कालवाचक पहचानना है तो आपको कब से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। परिणाम पहचानना है तो आपने कितना से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। गुण पहचानना है, गुणवाचक तो होता है। स्थान पहचानना है तो स्थान को कैसे से, यहाँ पर गुण की जगह अगर रीतिवाचक होगा तो रीतिवाचक को हम कैसे से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या, तुम प्रतिदिन खेलते हो, तुम कब खेलते हो, तुम कब खेलते हो, तो हम आंसर आता हम प्रतिदिन खेलते हैं, तो आंसर जो बनना था वो कालवाचक बनना था। तुम प्रतिदिन कितना घंटे खेलते हो, तो आंसर आता हम प्रतिदिन 5 घंटा खेलते हैं, तो परिणामवाचक आ जाता, या परिणाम नहीं, ठीक है। स्थान में तुम प्रतिदिन कहाँ खेलते हो, तो हम कहता प्रतिदिन हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो स्थान कहाँ आ जाता, तो कहाँ से जहाँ पर क्वेश्चन बनेगा स्थानवाचक, कैसे से जहाँ पर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे रीतिवाचक के साथ आएगा, कितना से आएगा तो कितना परिणामवाचक के साथ आएगा, और कब से जहाँ पर क्वेश्चन बनेगा तो कब से जहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा तो कब क्या होगा हमारा कालवाचक। ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। 11 आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द होगा जो बहुत सी भाषाओं को जानता है, हम उसे कहते हैं बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषाएं बोलता है उसे हम बहुभाषी कहते हैं। तो जो आंसर बनना था हमारा बहुभाषाविद, बहुत से भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। 2 भाषाओं को जानने वाला द्विभाषीय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। आंसू पी के रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा। आंसू पी के रह जाना मतलब अपना आंसू पी जाना, तो चुपचाप किसी को सहन कर लेना। आजकल आप भी कई कष्ट सहन कर रहे हैं पेपर निकालने के चक्कर में, तो अपने आपने भी आजकल अपने आंसू पी रखे हैं। इस बार मैं तो निकाल के रहूँगा पटवारी, ठीक है। तो ऐसे ही मिशन लगातार रखिएगा, पटवारी कुछ बड़ी बात नहीं है, अभी लगातार फॉर्म है, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखना। फिर गुस्सा आना, आग बबूला होना, अन्न के अभाव में आंसू मिटाना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, सीधा सीधा, ज़्यादा नहीं सोचते। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध देखना, जैसे एक आता है कुमुदनी, 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 कुमुदनी हमारा सही है। कालिदास, ना 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 ना, कालिदास ऐसा नहीं होता, कालिदास छोटा काली होता है, कालिदास। तो जो आंसर हम पे आना था वो कालिदास था। बाकी कैलाश हमारा सही है, कैलाश के साथ साथ हमारा कलिष्ट, कलिष्ट भी हमारा सही आंसर है, ठीक है, ये भी सही बनना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। हनुमान जी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, लक्ष्मण के लिए होश में लाए। तो ये यहाँ पे हमारा वाक्य तो हमें पता त्रुटि है, वाक्य में कौन सी त्रुटि है। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, के लिए नहीं होना था, लक्ष्मण को होश में लाए। तो को मतलब हमारा सीधा सीधा कारक, जो इसमें त्रुटि है वो किसके आधार पर हुए, कारक। जहाँ पे वचन, लिंग और विशेषण इसमें सब सही था, लेकिन केवल कारकों के आधार पर यहाँ पे त्रुटि हुई है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा फटक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सुमेलित कीजिए। विलोम से दक्षिण का वाम होता है, या दक्षिण का हम उत्तर भी कह सकते हैं, उत्तर या वाम सही होते हैं। नूतन, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, द्वैत और अद्वैत, ठीक है। तो जो इसका आंसर बनना था ऑप्शन डी, सारे विलोम शब्द सही है। इसके साथ साथ धर्म, धर्म का अधर्म हम पे होता है, धर्म का क्या होता है, अधर्म हम पे मिलता है, ठीक है। रोपण, रोपण का उन्मूलन, रोपण का उन्मूलन। शयन, शयन, शयन का क्या होता है, जागरण, शयन मतलब जागरण, ठीक है। वन्य, वन्य जीव कहते हैं ना, वन्य का क्या होता है, पालित, वन्य का क्या होता है हम पे, पालित। ये चीज़ें भी आपको इसके साथ साथ याद रखनी है। फिर चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। तो नौका का जो पर्यायवाची आएगा तरिणी, नौका का जो पर्यायवाची होता वो क्या होता हम पे, तरिणी। नौका के और पर्यायवाची शब्द देखें तो नौका को हम एक कहते हैं, जैसे हम जहाज़ों का बेड़ा, तो बेड़ा भी किसका होता है, नाव का होता हम पे, बेड़ा, बेड़ा के साथ साथ तरिणी, तरिणी, तारिणी, तारिणी के साथ साथ और देखें तो जलयान,
जलयान, जलयान भी किसके होता है, हमारे नौका के होते हैं। जलवाहन भी कहते हैं हम इसे, दूसरा क्या, जलयान है, जलवाहन भी हम किसे कहते हैं, नाव को कहते हैं। साथ साथ तरी, एक और आता साथ साथ, क्या आता, तरी, या इसे हम कहते थे नाव। तो ये थे हमारे नौका के। कभी भी आता अगर दूसरा ये वाला तरणी आ जाए, अगर छोटा नी आया तो छोटा तरणी किसका होता हमारा, ये होता हमारा सूर्य का। ये चीज़ भी याद रखें, सूर्य, दिनकर या भास्कर, ये किसके होते हैं, पर्यायवाची। छोटा अगर तरणी वाला छोटा नी आया है तो सूर्य का, अगर बड़ा आया है तो किसका हो गया, हमारा नाव का। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद है। उद्योग शब्द जो क्या होता है, उत प्लस योग, उद्योग। तो जो तो बन जाता है वो थर्ड वर्ड व्यंजन संधि में जो पहला वर्ड है तीसरे शब्द में बन जाएगा। तो पहला उत का क्या होता है, तो का क्या होता है, दो हो जाएगा, तो उद्योग, उत प्लस उद्योग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होना था। जो आंसर बनना था यहाँ पे कौन सी होनी थी, यहाँ पे हमारे होना था व्यंजन संधि। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। यह काया है या शेष उसकी छाया है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार उपयुक्त है। तो हमें इस पंक्ति में अलंकार बताना है क्वेश्चन नंबर। तो ये कवि, इसमें देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि का यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो या तो काया है या तो उसकी छाया है, कवि पहचान नहीं पा रहा। तो यहाँ पे कवि को क्या संदेह है, दोनों में संदेह है कि या तो वो काया है या तो वो छाया है। तो यहाँ पे जो कौन सा अलंकार बनेगा, यहाँ पे संदेह अलंकार बनेगा। ऑप्शन डी पे आ जाइए, विभावना। जहाँ बिना कारण के होने के भी काम का होना पाया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, हमारा विभावना। भ्रांतिमान, जहाँ पे कवि को भ्रांति होती कि किसी कोई चीज़ है, ये वो चीज़ है, उस चीज़ की तरह लग रहा, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग की स्क्रीन के सामने है। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। कार्यालय आदेश हमेशा एक कार्यालय से संबंधित होता है। कार्यालय आदेश जो होता है वो वरिष्ठ, सीनियर से जूनियर के लिए होता है। कभी कोई आदेश देता ना, कभी कोई जूनियर कभी किसी को आदेश नहीं दे सकता, हमेशा जूनियर सीनियर से प्रार्थना करता है, जबकि सीनियर जूनियर को हमेशा क्या देता, आदेश देता, आप ऐसा कीजिए। तो कार्यालयीय आदेश एक आदेश है, तो आप सीधे सीधा बाई ऑप्शन चल सकते हैं कि हमेशा क्या, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होगा। कनिष्ठ का उल्टा क्या होता है हम पे, वरिष्ठ। तो कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर होगा, मतलब सीनियर से जूनियर की ओर होना था। जो आंसर आना था ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जा। मैया मोह दाऊ बहुत खिंचायो, इस पंक्ति में किस कवि के। जो पंक्ति हमारा यह है हमारे सूरदास। सूरदास जी हमारे सिलेबस में है, तो सूरदास जी पे थोड़ा बहुत चर्चा कर ले। सबसे पहले मैं बात करूं सूरदास जी का। सूरदास जी का जो जन्म हुआ था, सूरदास जी का जो जन्म हुआ 1478 में हुआ, और 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी सूरदास जी का। सूरदास जी के बारे में माना जाता है इनके गुरु, हमेशा जो क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे वो रहेंगे इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे बल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो सूरदास जी के गुरु बल्लभाचार्य थे। इनकी रचनाओं में बात करूं तो रचनाओं में एक आता है इनका सूर सागर इनकी एक रचना है। भ्रमर गीत है एक, फिर सूर सारावली, अब नाम ही से पता चल जा रहा, जहाँ पे सूर है तो सूर सारावली भी इन्हीं की रचना है। साथ साथ साहित्य लहरी भी सूरदास जी की रचना है। एक आता है नल दमयंती हो गया। इसके साथ साथ एक आता है ब्याहलो। सूरदास जी की ये रचनाएं हैं, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से ये रचनाएं हैं, तो इन्हें अच्छे ढंग से रट लेना, क्योंकि पैटर्न एग्जामिनर का जो पैटर्न रहा है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे रहा है। तो यहाँ पे अच्छी सी पकड़ आप लोग बना लेना। फिर चलेगा, ये था हिंदी का पोर्शन। अगले पोर्शन पे चलते हैं, उत्तराखंड के पोर्शन पे। तो उत्तराखंड का पोर्शन आप लोग के स्क्रीन के सामने है। तो उत्तराखंड के जनपदों से क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक चीज़ों में इनकी नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसे ही सुमेलित करने को दिया जाएगा, या तो आपको राष्ट्रीय पार्क दिए जाएंगे, या तो आपको वन्य जीव संरक्षण केंद्र दिए जाएंगे, या तो आपको राज्यपाल का क्रम दिया जाएगा, या आपको जिलों का क्षेत्रफल या जिलों का जनसंख्या या ऐसे जिलों के गठन का क्रम भी आपको दिया जा सकता है सुमेलित करने वाले में। तो इन पर अच्छी सी बेसिक चीज़ें यही होती है। अगर आपने यहाँ पे अच्छा सा खेल लिया तो आपके नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला देखिए, उधम सिंह नगर जिले का गठन 30 दिसंबर 1995। ना जी, पहले ही मेरे को गलत लग गया, गलत आभास हो रहा मेरे को कि उधम सिंह नगर का जो गठन हुआ था वो 30 सितंबर 1995 को हुआ था।
ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं। चंपावत तो सही है, चंपावत 15 सितंबर 1997, 16 सितंबर को कौन कौन से बागेश्वर और रुद्रप्रयाग का भी गठन हुआ था। इसके साथ साथ देखिए हरिद्वार का हुआ 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का जनपद का गठन होता है। हरिद्वार के साथ साथ देहरादून देखें तो देहरादून जनपद था, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में 1871 दिखाता है। देहरादून जनपद के वेबसाइट में जो क्या दिखाता है 1871 दिखाता है। इसके साथ साथ देखिए तो सबसे पहला हमारा कुमाऊं था। कुमाऊं भी के पहले सबसे पहले हम बात करें तो 1839 में पौड़ी जनपद का गठन हुआ। 1891 में नैनीताल अल्मोड़ा बने, ठीक है। फिर पौड़ी टिहरी जिले का तो गठन हम क्या कह सकते थे, 1 अगस्त 1949 को टिहरी जिला का गठन होता है। मतलब गठन भी मान सकते हैं हम एक तरीके से 50वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। इसके साथ साथ हमें 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों में बात करूं तो 24 फरवरी 1960 को 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, इन तीनों का गठन हुआ था, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इन तीनों का गठन भी कब हुआ था तो 24 फरवरी 1960 को इनका गठन हुआ था। अब देखिए उत्तराखंड का पामीर दूधातोली ब्रिटिश काल में किस परगने के अंतर्गत था? पामीर, उत्तराखंड का पामीर कहते हैं हम किसे? दूधातोली पर्वत श्रृंखला को। दूधातोली पर्वत श्रृंखला हमारा चमोली और उसके बीच पड़ती है, चमोली, अल्मोड़ा और लगभग पौड़ी के बीच में पड़ती है। यहाँ से देखें तो पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, ये सारी कहाँ से निकलती है? हमारी दूधातोली श्रृंखला से। दूधातोली श्रृंखला कहते हैं तो गैरसैंण के पास पड़ता हमारा चांदपुर परगना, इसी क्षेत्र में आता था। क्या आता था हमारा? दूधातोली। उत्तराखंड का पामीर भी इसे कहते हैं, ठीक है। दूधातोली यहीं पे इसी के तलहटी पे क्या वीर चंद सिंह गढ़वाली ने भी यहाँ पे कई आंदोलन किए थे दूधातोली वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ घाटी किन 2 पर्वतों के मध्य स्थित है? बद्रीनाथ घाटी मेरे को पता है, नर और नारायण। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? तो बद्रीनाथ मंदिर चमोली जनपद में है, नर और नारायण के रूप में। नर और नारायण पर्वतों के मध्य घाटी में ये यू आकार की घाटी। कोई पूछेगा वी आकार की घाटी है ना, ये यू आकार की ग्लेशियर वाली घाटी है, तो इसे यू आकार की घाटी भी कहते हैं। यू आकार की घाटी में बसा है, ठीक है, बद्रीनाथ पर्वत। तो देखिए कामेत, ऑप्शन ए पे आ जाए कामेत पर्वत। कामेत पर्वत हमारा चमोली में पड़ता है, कामेत पर्वत। साथ साथ ऑप्शन बी में देखें तो पंचाचूली पिथौरागढ़ में पड़ता 6904 की इसकी हाइट है। कभी भी आएगा, अगर देखें परीक्षावाणी से क्वेश्चन बनेगा तो परीक्षावाणी में हमेशा कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली को दिखाया जाएगा। जबकि एक चक्कर यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा था, एक क्वेश्चन था हरदेवल, तो कुमाऊं की लगभग सबसे ऊंची चोटी हरदेवल को माना था। 71 समथिंग के करीब 7100 में इसकी हाइट थी। ये चीज़ में आप याद रखना। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है ये है श्यामला ताल, चंपावत में पड़ता है। श्यामला ताल कहाँ पे है? चंपावत में है। श्यामला ताल पे ये क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम स्थित है। ऑप्शन ए आ जाइए तड़ाक ताल या तारा ताल। तड़ाक ताल कहाँ पे? अल्मोड़ा में। तड़ाक ताल कहाँ? 5 सुरंगों वाला ये ताल है, तो कहाँ पे है? तड़ाक ताल हमारा अल्मोड़ा में। 7 ताल नल, दमयंती, राम, लक्ष्मण, गरुड़, ये 7 ताल कहाँ पे हैं? खुरपा ताल, मल्ली ताल, ये कहाँ पे? नैनीताल में। भीमताल, सारी तालें कहाँ पे? तो ये नैनीताल में जनपद में हमारा पड़ता है। गिरिताल हमारा कहाँ पे? गिरताल हमारा काशीपुर में है, यानी उधम सिंह नगर में। कहाँ पे हमारा पड़ता है? उधम सिंह नगर में, ये हमारी गिरिताल पड़ता है। फिर चलिए इसके साथ साथ और देखिए तो चमोली में देखें हम पे क्या क्या? लिंगाताल हमारा चमोली में पड़ता है। सथोपन ताल हमारा चमोली में पड़ता है। जलताल सुपताल हमारा चमोली में पड़ता है। ब्रह्मताल भिंकल ताल हमारा चमोली में पड़ता है। उत्तरकाशी में बात करूं तो एक पड़ता है नचिकेता ताल, डोरी ताल, देवताल, ठीक है। नचिकेता ताल, डोरी ताल, देवताल, ये कहाँ पड़ते हैं हमारे? ये सारे पड़ते हैं हमारे उत्तरकाशी में। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1995 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग में होगा या हम इसे कहते हैं कि पुनरावृत्त होगा, ऐसे हम कहते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होगा। कैलेंडर रिपीट करने की बात करूं तो आपको एक चीज़ याद रखना, 28
6, 11 और 11। ट्रिक याद रखना, 28, 6, 11, 11। ठीक है, इस ट्रिक के हिसाब से आप चल सकते हैं। पहले देखिए, तो पहला आता लीफ ईयर। लीफ ईयर 28 साल बाद, लीफ ईयर +1। जैसे लीफ ईयर कोई हमारा 2000 है, 2000 हमारा, सॉरी 1996 हमारा लीफ ईयर है। तो 1996 अगर हमारा लीफ ईयर है तो 1996 से 1 साल बाद 1997 हमारा 11 साल बाद होगा। वैसे 1998 हमारा नहीं 6 साल बाद होगा, ये लीफ ईयर +1, 6 साल बाद लीफ ईयर +2, यानी 97 11 साल बाद होगा। वहीं 98 भी कितने साल बाद, 11 साल बाद होगा। 99 देखो, 96 लीफ ईयर है तो पहला हमारा 97 आ रहा, तो 97 लीफ ईयर +1, तो 97 6 साल बाद होगा। 98 देखिए तो 11 साल बाद। 99 देखिए तो 99 हमारे 11 साल बाद, फिर 2000 आ जाता लीफ ईयर। तो इसी प्रकार याद रखना। अगर आपको ऐसा ही नहीं हो पा रहा याद, तो देखिए हम पे क्या है, पहला हम देख लेते हैं। जैसे हमें पता है 1992 लीफ ईयर है, तो 93 वाला देखिए, 1993 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 93 में दिन कितना बचते हैं, 1। 94 में दिन कितने बचते हैं हमारे, 1। 95 में 1, 96 में 2, 97 में 1, 98 में 1। तो देखिए 1, 2, 3, 2, 5, 6, 1, 7, 7 दिन मतलब रिपीट हो रहे हैं। 7वां दिन कब आ रहा, तो 7वां दिन छठे साल, मतलब 93 वाला हमारा 99 में हमारा रिपीट होगा। इसी प्रकार देखिए, अगर मैं देखें तो 93, 94 वाला करता हूँ, 94 वाला करता हूँ मैं। 94 में कितने दिन बच, जैसे 1994 वाला कैलेंडर मेरे को देखना कब रिपीट होगा। अगर लॉन्ग कट विधि से देखता हूँ तो 1994 देखिए, 94 में वर्ष के दिन कितने बचता है, 1। 95 में भी 1, 96 में 2, 97 में 1, 98 में 1, 99 में 1, 2000 में 2, फिर 2001 में 1, 2002 में 1, 2003 में 1, 2004 में 2। तो देखिए 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ऐसे होता रहेगा। ये 94 वाला नहीं लगाएंगे हम। तो देखिए 1, 2, 1 और 2, 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 के बाद यहाँ पे 7 नहीं आ रहा, सीधे 6 के बाद 8 हो रहा, मतलब रिपीट नहीं होगा। फिर अगर 7 में रिपीट नहीं हो रहा तो हमें 14 की ओर जाना है। 14 में देखिए 7 देखिए 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 तो 13 और 14। तो कहाँ पे हो रहा है रिपीट, कितने साल बाद हो रहा है हमारा, तो 11 साल बाद हमारा रिपीट हो रहा है ये कैलेंडर। अगर लॉन्ग टर्म में देखना तो ऐसे गिन के करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में याद रखना तो 24, 6, 11, 11। जो 24 वाला है तो ये लीफ ईयर होता है। लीफ ईयर हमारे कितने साल बाद, 24 साल बाद रिपीट होता है। लीफ ईयर +1, लीफ ईयर +1 हमारा कितने साल बाद होगा, मतलब कोई लीफ ईयर है, जैसे मैंने कह दिया 2012 लीफ ईयर है, 2020 लीफ ईयर है, तो 2020 2021 आया तो 2021 वाला कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, तो 2021 वाला कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। उसी प्रकार देखें लीफ ईयर +2, मैंने 2022 वाला कैलेंडर 11 साल बाद, लीप ईयर +3 2023 वाला कैलेंडर भी 11 साल बाद। तो ये थी कैलेंडर की ट्रिक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जोराई बुग्याल उत्तरकाशी, ना 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 ना, ये तो बिल्कुल नहीं है। जोराई बुग्याल हमारा टिहरी में पड़ता है, जोराई, ठीक है। जोराई बुग्याल कहाँ पे पड़ेगा हमारा, टिहरी में। कुछ कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी, थोड़ा भाग टिहरी में पड़ता है इसका। खरसोली भी हमारा टिहरी में पड़ता है, कफनी बागेश्वर में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गलत था। उत्तरकाशी की बात करूं तो उत्तरकाशी में कौन कौन से बुग्याल पड़ता है, यहाँ पे द्यारा, केदार कांठा, हर की दून, गिडियारा, चाईसिल, गोमुख, ये सारे बुग्याल कहाँ पे पड़ते हैं, हमारे उत्तरकाशी में बुग पड़ते हैं। इसके साथ साथ चमोली के भी बुग्याल याद रखने पड़ेंगे आपको। चमोली में बेदनी, अलीब और बेदनी सबसे बड़ा बुग्याल है, बेदनी अली बुग्याल, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक ये रखना है, इसके किंग के लिए जो हमारा है जोशीमठ में हमारा है ओली। अभी देखना ट्रैक, जो पिंडारी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2022 के लिए किया गया था। पिंडारी के साथ साथ अभी हाल ही में हमारा क्या जुड़ गया, बगजी बुग्याल। बगजी को भी ट्रैक के लिए खोल दिया गया है आजकल, हाल ही में 3-4 दिन पहले ये खोज हुई है। बगजी सतपाल महाराज ने बगजी को, पिंडारी के साथ साथ बगजी को भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो बगजी बुग्याल यहाँ से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। तो बगजी भी हमारा चमोली में पड़ता है। बगजी के साथ साथ आपको रखना कैला, कैला और फैला। बद्रीनाथ के चारों ओर कौन फैला है, तो कैला बुग्याल। फिर कुंवारी टॉप, कुंवारी बुग्याल। तो सारे बुग्याल कहाँ पे पड़ते हैं हमारे, ये चमोली में हमारे पड़ते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा। अगला क्वेश्चन है
उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ संरक्षण रक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा सहायता के लिए 108 स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कब किया गया? तो ऑप्शन डी 2013 में इनका गठन किया गया था। कब किया गया था? कॉर्बेट में। तो 2013 में इनका गठन किया जाता है। एक आता है यहाँ पे इको टास्क फोर्स। इको टास्क फोर्स जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए थे 2008-9 में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एक आता है एसडीआरएफ का गठन 9 अक्टूबर 2013, जब केदारनाथ में आपदा आई थी उस टाइम हम पे निपटने के लिए एनडीआरएफ थी। हम पे अपना स्टेट का कुछ नहीं था। फिर देखना हमने आपदा वाला ये जिला रहा है, इस कारण हम केदारनाथ आपदा से सीख लेते हैं और यहाँ पे एक एसडीआरएफ की गठन का हम प्रावधान करते हैं। ये था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, रामगंगा नहर पौड़ी, हाँ कालागढ़ वाले क्षेत्र में पड़ता है, पौड़ी में रामगंगा नहर। नानक सागर बांध उधम सिंह नगर में ये पड़ता है। नानक सागर बांध नैनीताल और संयुक्त परियोजनाएं नैनीताल और उधम सिंह नगर की। शारदा चंपावत में पड़ता है, ये भी सही था। 1928 में शारदा नहर से बांध बना था, उससे सिंचाई की व्यवस्था है। पूर्वी गंग नहर हमारा हरिद्वार में पड़ती है, ना कि देहरादून में। तो जो आंसर बनना था हमारा, ये कहाँ पे पड़ना था? हरिद्वार। देहरादून की बात करूं तो एक तो करणपुर नहर, एक मालदेवता नहर। ये जो नहरें हैं या यहाँ पे ये विकासनगर साइड आए तो हम पे एक आता शक्ति नहर यमुना पे। ये सारी नहरें कहाँ पे पड़ती है? ये नकरौंदा बैराज हुआ है, वीरभद्र बैराज हुआ, ये हमारे देहरादून में पड़ते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। क्या क्वेश्चन है? बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में? बिल्वकेश्वर महादेव, नील और बिल्लव पर्वत आपको पता है ना। तो बिल्वकेश्वर महादेव हमारा बिल्लव पर्वत जिसपे मनसा देवी है, बिल्वकेश्वर महादेव हमारा हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है। नील पर्वत भी हमारा हरिद्वार के पास इधर की हमारे, अगर हम यहाँ से जाते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है। चंडी देवी का मंदिर है हमारा नील पर्वत में। देहरादून में देखिए, तो देहरादून में कौन कौन से मंदिर हैं? हम पे टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर हम पे टपकेश्वर महादेव का पड़ता है। टिहरी गढ़वाल में देखो तो सुरकंडा देवी हो गया हमारा, चंद्रबनी देवी हो गया। तो सारे देवी हैं। सुरकंडा देवी पहले देखा, सुरकंडा माता का मंदिर हमारा कहाँ पे पड़ता है? हमारा टिहरी में पड़ता है। चमोली में देखे तो नंदा देवी मंदिर हमारा नौटी में, कोरोड़ में। तो नंदा देवी के लिए तो चमोली फेमस रहा ही। अगला देखिए, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किस सन ने किया था? नैना देवी मंदिर हमारा नैनीताल में पड़ता है। तो नैना देवी मंदिर का निर्माण किया था मोतीराम शाह जी ने नैना देवी मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये आंसर था। फिर देखिए, एक आता है अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। अमर सिंह थापा ने 1807 में गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है। गुलेरिया रानी ने एक तरीके से देखें तो हम यमुनोत्री या कई लोग कहते हैं कि हमने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार गुलेरिया रानी ने कराया था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। भैरव गुफा राज्य के किस स्थान पर है? भैरव गुफा भक्तियाना, हमें पता। भैरव गुफा जो हमारी है वो देवलगढ़ श्रीनगर के पास में पड़ता है। ऊपर को हमारा देवलगढ़ श्रीनगर के पास ही हमारे क्या भैरव गुफा। यहीं पे अजयपाल जी ने पहले अपनी राजधानी लेकर आया था 1512 में देवलगढ़। फिर देवलगढ़ से श्रीनगर ट्रांसफर अजयपाल ने कब की थी राजधानी? तो 1516 या 17 में हमारा आता। चंबा टिहरी में पड़ता है, प्राचीन नाम चंबुआ मिलता है। कंडोलिया महादेव हमारा पौड़ी में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलेगा। सितार प्रिया किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? सितार प्रिया मौलाराम तोमर। सितार प्रिया किसका चित्र है? तो मौलाराम तोमर। मौलाराम पे तो हमने बहुत बातें कीजिए। आज करते हैं रणवीर सिंह पे बात। तो रणवीर सिंह की बात करूं तो सबसे पहले उन्हें 1991 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो 1991 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। साथ साथ इनके चित्र देखें तो एक आता है पहाड़ी लोक नृत्य किसके चित्र हैं? तो पहाड़ी लोक नृत्य हमारे रणवीर सिंह चौहान के। एक है पहाड़ी शीत से बचने के सहारे। पहाड़ी शीत से बचने के सहारे ये किसके हैं? तो रणवीर सिंह के चित्र हैं। साथ साथ पहाड़ी घसियारी, आजकल घसियारी योजना भी चल रही हमारी, 2021 में चली थी। एक आता पहाड़ी घसियारी चित्र किसका है? तो ये भी हमारा रणवीर सिंह का चित्र है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगले क्वेश्चन है
गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला चांचरी नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता? कुमाऊं में इसे झौड़ा के नाम से जाना जाता। ठीक है, कुमाऊं में झौड़ा। झौड़ा नृत्य क्या है? आजकल आपने वो वाला गाना सुना होगा, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, तो ऐसे गोल में नाचते ना, एक बीच में हुडकी लेके बजाता है, तो वही जो नृत्य है कुमाऊं में, इसे झौड़ा नृत्य के लिए कहा जाता है। मैंने झौड़ा नृत्य का केंद्र देखे तो बागेश्वर वाला इलाका, जो बागेश्वर के आसपास वाला, वहाँ पे झौड़ा नृत्य किया जाता है। वहीं पिथौरागढ़ में इसे खेल नाम से जाना जाता है। इसे पिथौरागढ़ में खेल नृत्य के नाम से खेल नृत्य कहते हैं। झौड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में खेल नृत्य के नाम से जाना जाता है, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? चांचरी नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। बहला नृत्य देखिए, दिवाली से पहले रात आपने जो बहला खेला जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में से बहला नृत्य के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए, बाड़ाहाट का थौल किस मेले को जाना जाता है? माघ मेले में लगने वाला माघ मेला को बाड़ाहाट के थौल के रूप में जाना जाता है। बाड़ाहाट एक तो प्राचीन नाम रहा है, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम हम पे मिलता है वो है बाड़ाहाल। फिर बिशु मेला हमारा जौनछार में लगता है, धनुष बाणों पे लगने वाला ये मेला बिशु मेला कहते हैं। चैत्री मेला हमारा काशीपुर में लगता है, चैत मास में ये लगता है। थल मेला हमारा पिथौरागढ़ में लगता है। थल मेला 1940 से शुरू हुआ था, किसके? जलियांवाला बाग कांड की, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके उपलक्ष्य में हमारा थल मेला लगता है पिथौरागढ़ में। फिर अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, भूमि का कटाव होगा तो वन का क्या होगा? वन का वनो उन्मूलन होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना था। वन का क्या होगा? वन का होना था हमारा वन उन्मूलन। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, शुद्धमन आभूषण जो कि पैर में पहना जाता है, इसका अन्य नाम है। शुद्धमन आभूषण, इसे क्या नाम कहते हैं? कंडवा। ठीक है, बिछुआ भी हमारा पैर में पहना जाता है। पौल्या या पाजी भी ये कहाँ पे पहना जाता है? हमारा पैर में ही। इमरती भी हमारा पैर ही में लगा पहना जाता है। एक लिखना रामनवमी, या इसे ग्लोबंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पे पहना जाता है? ये गले में। हांसुली गले में पहना जाता है। धागुले हाथ में पहने जाते हैं। पौंची हाथ में पहना जाता है। इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है? ग्लोबंद गले में है। गोरख कान में पहना जाता है। कर्णफूल भी कान में। मछली कान में। मांग टीका माथे पे। ये चीज़ें याद रखनी। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान, हमें पता है 18 पॉइंट समथिंग के हिसाब से हमारा राज्य वृद्धि कर रहा। तो 18 मतलब 18वां, सीधे से 18 से याद रखना। तो 18 सीधे सीधा ट्रिक याद रखना कि 18% के हिसाब 18 पॉइंट कुछ के हिसाब से चल रहा। तो दशकीय वृद्धि दर में हमारे राज्य का कौन सा स्थान है? तो 18वां। 1917वां स्थान, साक्षरता पुरुष साक्षरता में 13, गर्ल्स में 20वां, टोटल एवरेज में 17वां स्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जौनसारी जनजाति का नहीं है? जौनसारी परात नृत्य होता है जौनसार में, घुमस्सू नृत्य होता है जौनसार में, जंगबाजी नृत्य होता है। तो ऑप्शन डी, सभी नृत्य कहाँ से हैं? जौनसारी से संबंधित हैं। हमारा घुमस्सू हो गया, जंगबाजी हो गया, परात हो गया, एक आता हारोल, एक आता केदार छाया भी हमारा कहाँ से आता है? जौनसारी नृत्य जनजाति से संबंधित है। जौनसारी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है, मुख्यतः देहरादून जनपद में निवास करती है। 1967 में इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं आएगा कोटद्वार तो लास्ट बिंदु है। कोटद्वार से आगे रेल नहीं जाती है। लक्सर एक पॉइंट है। लक्सर यहाँ पे एक पॉइंट है। लक्सर हॉटस्पॉट रहा है, चारों ओर से रेल आती है यहाँ पे। तो लक्सर से तो आगे हरिद्वार आती है। फिर देहरादून लास्ट पॉइंट है। कोटगोदाम भी लास्ट पॉइंट है। तो जो आंसर बनना था, आंसर ऑप्शन बी हमारा लक्सर बनना था। 1800 ठीक है, लक्सर बनना था हमारा। अंतिम बिंदु यातायात का नहीं है। अभी देखिए, तो अब देखिए एक लास्ट बिंदु हमारा कर्णप्रयाग भी बनेगा। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन में जो लास्ट बिंदु बनेगा, एक कर्णप्रयाग भी बनेगा। अभी बागेश्वर टनकपुर वाला है, तो आने वाले टाइम पे में बागेश्वर भी अंतिम बिंदु बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा, केंद्र सरकार ने पंचक्की को उद्योग का दर्जा कब दिया? केंद्र सरकार ने पंचक्की को उद्योग का दर्जा 2001 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो 2001 में दिया था।
पर्यटन रोपवे, इनको पर्यटन होटल, इनको कब दिया था? 2001 में, 2008 में पर्यटन होटल वगैरह को हमने क्या उद्योग का दर्जा दे रखा है, ये था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना देहरादून में कब की गई? तो सिडकुल की स्थापना कई जगहों, वैसे 2001 है पर 2002 देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। तो एनडी तिवारी की सरकार थी 2002 में, तो सिडकुल की स्थापना होती है। कब होती है? तो 2002 में होती है। वैसे हरिद्वार क्षेत्र में ये ज़्यादा काम करता है, बाहरी उद्योगों पे काम करता है। मुख्य तो जो इसका काम होता है कि कोई भी उद्योग खोलना चाहता है तो उसके लिए जो ज़मीन होगी, जो ज़मीन दिखाना या जो ज़मीन आवंटित करने का काम होगा बाहरी उद्योगों को, वो काम कौन करता है? सिडकुल हमारा काम करता है। कभी कभी सिडकुल की फुल फॉर्म आ सकती है, तो याद रख लेना, थोड़ा बहुत फुल फॉर्म भी आप याद करते हुए चलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो बताना था हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 सही है। सती निषेध अधिनियम 1887 नहीं होना था, 1887 नहीं होना था, बल्कि ये 1987 होना था। इसके साथ साथ प्रसव पूर्व निदान और तकनीकी अधिनियम 1994 सही है। वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 सही है। तो ये कौन सा आंसर बनना था? ऑप्शन बी हमारा बनना था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित, तो बताना था हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी, बिल्कुल सही चीज़ है। ओपन यूनिवर्सिटी का जो भी हमारा चीज़ है, कहाँ पे है? हल्द्वानी में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में, ये भी सही है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे? हमारा श्रीनगर में। उत्तराखंड शिक्षा एवं विद्यालयी परिषद 2008 का, ये कहाँ पे? हमारा रामनगर में है। विद्यालयी शिक्षा परिषद के नाम से इसे जाना जाता है। तो कहाँ पे? रामनगर में। तो ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित होना है। अगर कभी आता है उत्तराखंड शिक्षा, जो हमारा विद्यालयी शिक्षा सभी लोग पढ़े हैं, रामनगर बोर्ड से सभी पढ़े हैं, तो विद्यालयी शिक्षा परिषद 2008 का हमारा ये कहाँ पे है? रामनगर में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइएगा। 44 है, अनिकेत पत्र किस स्थान से निकलता था? अनिकेत पत्र जो निकलता था हमारा गोपेश्वर से, हमारा अनिकेत पत्र निकलता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनना था, गोपेश्वर। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में किस विभाग द्वारा जारी किया गया? तो पहला डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी किया था। बात करूं तो 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1942 में इसे देहरादून में शिफ्ट कर दिया जाता सर्वे ऑफ इंडिया को। फिर बात करिएगा, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किस में मापते हैं? कंप्यूटर प्रोसेस की अगर गति की बात करूं तो हम कंप्यूटर प्रोसेस की गति को किस में मापते हैं? तो जो हमारा आंसर आएगा MIPS। किसमें मापते हैं? ऑप्शन सी MI। हो सकता है कभी आपको MIPS की फुल फॉर्म पूछने को आ गई तो आप क्या लिख सकते हैं? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या आएगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS। ठीक है, तो जो आंसर बनना था ऑप्शन सी बनना था। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 1930 में जो जंगलात कानून थे, जंगलात कानूनों के विरुद्ध सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? तो जो आंसर आना था हम पे वो आना था हर्षदेव ओली। काली कुमाऊं का शेर हरदेव ओली ने ही जंगलात कानून के विरुद्ध क्या चलाया था? हमारा सविनय अवाक्या 1930 में चलाया था। मोहन सिंह मेहता, पहले गिरफ्तारी होने वाले व्यक्ति कुमाऊं क्षेत्र से कौन से थे? मोहन सिंह मेहता। बिहारी लाल चौधरी देहरादून में जनजागरण काल में इनका भी विशेष रोल आता। भवानी सिंह रावत HRS के सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने दुगड्डा के जंगलों में गोली चलाने की ट्रेनिंग दी थी, इसने भवानी सिंह रावत ने। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। 1 से 99 तक लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? तो देखिए 1 से 99 तक लिखेंगे हम। पहला 1 तो 1 पे आएगा, दूसरा 10 पे आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। तो देखिए कितने हो रहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो कितनी बार आ रहा हमारा?
जो आंसर आ रहा हमारा 19 बार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना था। अब आ जाए शिवानंद नौटियाल की पुस्तक तपोभूमि गढ़वाल का प्रकाशन कब हुआ था। तो तपोभूमि गढ़वाल जो पुस्तक है तो शिवानंद नौटियाल की है, 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था। शिवानंद नौटियाल गढ़वाल से संसदीय क्षेत्र से लड़ा है। कर्णप्रयाग में जो डिग्री कॉलेज है वो इन्हीं के नाम पे है, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के नाम से है। तपोभूमि गढ़वाल, गढ़वाल के लोक नृत्य सारी किसकी रचनाएं हैं, तो ये किसके हैं, शिवानंद नौटियाल के। अब देखिए रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात कौन था। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात थे सुरेश भाई, टिहरी क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन किया था, रक्षा सूत्र आंदोलन। फिर देखिए पीताम्बर अवस्थी, पीताम्बर अवस्थी को हम क्या कहते हैं, नशा मुक्ति अवस्थी के रूप में नशा के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं। कल्याण सिंह रावत को हम मैत्री के नाम से जानते हैं, मैत्री आंदोलन में ये सक्रिय थे। बेलमती चौहान, बेलमती देवी या बेलमती चौहान हमारा मसूरी कांड से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए। तो पतंजलि फूड पार्क है या हर्बल पार्क का शिलान्यास हरिद्वार के पदार्था गांव में इसका शिलान्यास कब किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 51, जो पहला फूड पार्क था वो उत्तराखंड में खुला था। ये खुला था 25 फरवरी 2009 को उत्तराखंड का पहला फूड पार्क खुला था। अभी 2019-20 में एक फूड पार्क यहाँ पे काशीपुर के महुआ खेड़ा में भी खोला गया, उत्तराखंड का दूसरा वो फूड पार्क है। फिर ठीक है, फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नमामि गंगे अभियान के योजना के तहत जैव विविधता संरक्षण केंद्रों में से उत्तराखंड में कितने जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। उत्तराखंड में ऋषिकेश और देहरादून में 2 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। तो 52 का जो आंसर आना था ऑप्शन बी हम पे इसका सही आंसर बनना था। ऑप्शन बी 52 का जो आंसर बनना था ऑप्शन बी हम पे सही था। अब थोड़ा इस पे नमामि गंगे अभियान पे बात करूंगा। नमामि गंगे अभियान पहले तो 2014 में प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं, 2014 में प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं। घोषणा के अनुरूप क्या होता कि 7 जुलाई 2016 को ये क्वेश्चन आया था। कहाँ से शुरू हुई थी, ऋषिकुल मैदान हमारा हरिद्वार में पड़ता है, वहाँ से ये शुरू हुई थी। बात करूँ तो इस योजना में उत्तराखंड तो हुए हैं, उत्तराखंड भी सम्मिलित है, उत्तराखंड के साथ यूपी सम्मिलित है, दिल्ली सम्मिलित है, हरियाणा भी इसके साथ साथ है, बिहार और झारखंड, बिहार है, झारखंड है, साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। लगभग 20,000 करोड़ की योजना थी उत्तराखंड में। इस योजना के तहत गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी आदि नदियाँ शामिल है। तो इसमें क्या कहा गया कि कितने 8 संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 उत्तराखंड में बनेंगे। ये 2 जो थे वो कौन था, एक तो ऋषिकेश में बनना था, दूसरा हमारा देहरादून में। ये 2 बनने थे संरक्षण केंद्र, 2 संरक्षण केंद्र इसके तरफ पे बनने थे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुशीला राणा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी, सुशीला राणा सही था। सबीला बानो टीटी से था। अरुण चकमोला ऑप्शन सी, ये बास्केटबॉल से नहीं थे बल्कि वॉलीबॉल से थे। किससे थे, वॉलीबॉल से संबंधित थे। ठीक है, एक आता जसपाल राणा, उत्तराखंड के फेमस रहे हैं जसपाल राणा, शूटिंग से थे। आजकल लक्ष्य सेन आ सकता है आप लोगों पे, करंट में लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है। तो लक्ष्य सेन किससे थे, तो लक्ष्य सेन हमारा किससे, बैडमिंटन से। ऐसे ही वंदना कटारिया आ सकता है, अर्जुन अवार्ड मिला 2021 में। वंदना कटारिया किससे है, वंदना कटारिया हमारा हॉकी से संबंधित है। ऐसे ही हमारा स्नेहा राणा, आजकल स्नेहा राणा भी खेल रही है इंडिया को, तो स्नेहा राणा क्रिकेट से संबंधित है। स्नेहा राणा के साथ साथ मानसी जोशी हुआ, एकता बिष्ट हुआ, ये किससे हमारा क्रिकेट से संबंधित है। फिर चलेगा 54वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। राज्य का पहला पाम गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया। जो राज्य में पहला पाम गार्डन बना है वो बना है हल्द्वानी में। राज्य में पहली रामायण वाटिका भी हल्द्वानी में बनी है। अगर लाइकेन गार्डन की बात करूँ तो लाइकेन गार्डन हमारा मुंशियारी में, लाइकेन गार्डन हमारा मुंशियारी में बना है। मॉस गार्डन हमारा नैनीताल खुरपताल में हमारा क्या बना है, मॉस गार्डन। क्रिप्टो गोमिक गार्डन हमारा कहाँ पे बना है, चक्राता में। पहाड़ी संग्रहालय हमारा कहाँ पे बना है, तो गोपेश्वर में हमारा पहाड़ी संग्रहालय बना है। तो ये चीज़ें थी अभी हाल ही में। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की पहली ई कैबिनेट कब
हुई। जो राज्य की पहली ई कैबिनेट थी वर्ष 2011 में, 8 जनवरी 2011 को राज्य की पहली ई कैबिनेट हुई थी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटक से देखना। कोरोना संक्रमण काल के दौरान किस विभाग द्वारा मिशन हौसला, जो मिशन हौसला था उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा ये जारी किया गया था। 1 मई 2020 से ये चला था मिशन हौसला। मुख्यतः जो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, रसद, ये सब्जियां, ये दूध, ज़रूरी आवश्यक सामग्री या लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो ये किया गया था मिशन हौसला, एक प्रकार से हौसला देने के लिए यहाँ पर इन्हें चलाया था उत्तराखंड पुलिस विभाग ने। अब देखिए 57 पे आ जाइए। 57 वाला क्वेश्चन है 144, 196, 256, 324। तो मैं संबंध बताना था, अगली संख्या बतानी थी। पहला मेरे को लग गया 12 का स्क्वायर है, दूसरा देखो 14 का स्क्वायर है, तीसरा देखो 16 का स्क्वायर है, चौथा 18 का स्क्वायर है। तो देखिए 12, 14, 16 और अब आना है 20। 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो 400। ऑप्शन डी जो इसका आंसर बनना था वो बनना था ऑप्शन डी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत वाणी के हिसाब से है, विंचर के हिसाब से नहीं है। विंचर के हिसाब से भी मैं अभी बता दूंगा आपको। देखिए दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद जो परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना थी वो कब जारी हुई थी? वो हुई थी 29 दिसंबर 2006 को। उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड होता है। फिर देखिए नाम चेंज विधेयक पे बात करूं, जो नाम चेंज विधेयक पे बात करूं तो मैं थोड़ा बहुत विंचर के हिसाब से चलना, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा विंचर का ज़्यादा रोल है। तो विंचर में क्या लिखा कि आर्टिकल, कभी भी किसी भी राज्य का नाम कब चेंज होता है? आर्टिकल 3 के अनुसार होता है। तो कहते हैं कि संसद द्वारा पारित अधिनियम नाम परिवर्तन विधेयक 21 दिसंबर 2006 को 52वां अधिनियम बना था, उस साल का पारित किया गया था। जिससे कि 2006 में जो 12 अक्टूबर था, 12 अक्टूबर 2006 को इसे हमारी विधानसभा ने क्या दिया था? अनुमति दी थी। जिसके बाद 1 जनवरी 2007। तो कभी भी आएगा वैसे जो अंतिम अधिसूचना थी क्या कहते हैं कि 29 दिसंबर 2009 की थी, लेकिन विंचर में जो देर की है डेट वो आई थी यहाँ पे 21 दिसंबर 2006 का। इन्होंने कह रखा कि क्या था इस दिन, एक चीज़ ढंग से देखे। संसद द्वारा पारित उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 21 दिसंबर 2006 को 52वां अधिनियम बना था। कौन सा अधिनियम बना था? 52वां अधिनियम बना था, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया था। अब देखियो क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। कुणिद मुद्राएं कितने प्रकार की होती? कुणिद मुद्राएं 3 प्रकार की थी। अमोदभूति थी, अल्मोड़ा प्रकार की थी और छत्रेश्वर प्रकार की। 3 प्रकार की हमें कुणिद मुद्राएं मिलती है। उनमें से अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं मृग और देवी हस्ता की मूर्तियां यहाँ पे मिलती हैं। फिर अगले क्वेश्चन में चलेगा। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी काल में अपराधों की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन है कत्यूरी काल में अपराधों की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? जो अधिकारी था, इस अधिकारी को कहते हैं दोषा अपराधी, जो जांच करता था, जो दंड देता था। दंडा विधायक या महादंड नायक के रूप में इसे जाना जाता था। और पद देखें तो और पद एक आता है कत्यूरी काल में, औपचारिक जो आधुनिक काल में देखें तो औपचारिक हम तहसीलदार, जो आज का हमारा तहसीलदार है ना, तहसीलदार या हम क्या कहते हैं लेखों या प्रांतीय प्रशासन की देखभाल जो करता था, इसे हम कहते हैं। एक आता है प्रभातार मतलब प्रभातार तार से आपको पता है तार डाला मतलब भूमि नापने वाला, भूमि नापने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रभातार। एक आता है पट्टाकोपचारिक क्या था? पट्टाकोपचारिक भूमि के पट्टे, जो भूमि के पट्टे होते थे या अभिलेख होते थे जो लिखता था उन्हें क्या कहते हैं? पट्टाकोपचारिक। एक आता था हम पे नरपति। कत्यूरी काल में नरपति कहते हैं नदी पुलों पर आगमन में वसूली तथा जो देख रेख करता था वो था हमारा नरपति। एक आता था वर्मपाल में हमने देखना वर्मपाल क्या था हमारा? वर्मपाल से याद रखना है तो सीमांत मार्गों पे एक प्रकार से देखना जासूस, सीमांत मार्गों पे जो रक्षा के लिए जो जासूसी का काम करते थे उन्हें वर्मपाल कहते थे। घटपाल क्या था? पहाड़ी प्रवेश द्वारों पर जो रक्षक होते थे उन्हें घटपाल के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर ताम्रपत्र में स्वयं को रजवार किसने कहा?
देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से ताम्रपत्र 1455 का ताम्रपत्र मिला है जगतपाल ने इसमें स्वयं को क्या कहा, रजवार कहा है। इसके साथ साथ देखो सहजपाल के टाइम पीरियड में अकबर ने एक दल भेजा था गंगा नदी के उद्गम तक स्रोत को जानने के लिए। सहजपाल के टाइम पीरियड में एक दल भेजा था। फिर देखिए अगला, देखिए चुलकर और शूदा सुपा कर किस राजवंश के समय था। चुलकर और शूद सुपा, चुलकर प्रत्येक चूल्हे पे कर था, शूदा सुपा कर एक सुपा अनाज हर परिवार से लिया जाता था। पंवार मुख्यतः फतेहपति शाह के टाइम पीरियड, फतेहपति नहीं प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे 5 भाई इकट्ठे तो द्वारा ये कर लगाए गए थे। तो किसके टाइम पीरियड पे थे, तो पंवारों के टाइम पीरियड पे ये कर हम पे मिलते हैं। देखिए टिहरी, किस टिहरी नरेश को कलाविदों का शिरोमणि और दाता के नाम से जाना जाता है। देखिए तो ये बाड़ाहात परिस्थिति में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है, बाड़ाहात परिस्थिति में कलाविदों का शिरोमणि तो सुदर्शन शाह को कहा है। सुदर्शन शाह ने 1828 में एक सुदर्शन ने सभासार रचना की थी। 7 खंडों में सभासार रचना है। कब की थी, तो सुदर्शन शाह 1815 में राजा बना था। 1859 तक इसका कार्यकाल रहा था। पुराने राजप्रसाद का निर्माण जो किया था वो सुदर्शन शाह ने किया था। सुदर्शन शाह ने टिहरी में कचहरियों का निर्माण भी किया था। सरसरी अदालत हुआ, कलेक्टरी अदालत हुआ, ये सारे अदालतें सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे हुई थी। फिर इन्हें अस्थाई सनद जो मिली थी, अस्थाई सनद कब मिली थी सुदर्शन शाह को अंग्रेजों द्वारा, तो 1920 में अस्थाई सनद मिली थी। 1824 में इन्हें रवाई परगना भी टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। जब भारत छोड़ो, जो भारत में 1857 में क्रांति हो रही थी, उस टाइम जो सुदर्शन शाह था इसने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। अंग्रेज़ों की सहायता में इसने मसूरी में जो अंग्रेज़ अधिकारी थे इनकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना लगाई थी। इस चीज़ की जानकारी भी हम पे आती है। फिर देखिए ICMP का पूर्ण रूप होगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनना था, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसका सही आंसर बनना था। फिर देखिए राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किस कमिश्नर को माना जाता है। राजस्व पुलिस व्यवस्था का जो जनक था वो माना जाता है ट्रेल को। 1819 में ट्रेल ने 9 पदों का सृजन किया था। राज्य में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था आरंभ थी 1874 में किसने शुरू की थी। वास्तविक रूप से देखें तो रैमजे ने व्यवस्था शुरू की थी राजस्व पुलिस की। ये चीज़ भी देखना, राजस्व पुलिस। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा, बाज बहादुर चंद को बहादुर उपाधि और जमींदार की उपाधि से किसने नवाजा था। बाज बहादुर चंद को जो जमींदार की उपाधि दी थी, ये दी थी हमारे शाहजहां ने। बाज बहादुर चंद को शाहजहां ने जो क्या था, जमींदार और उसकी किसकी उपाधि दी थी, बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी थी। फिर अगला आता है, एक आता है गरुड़। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गरुड़। गरुड़ की उपाधि से किसने नवाजा था, तो गरुड़ की उपाधि से ना पता फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें क्या गरुड़ की उपाधि दी थी। तो चलेगा फटक से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था। जो उत्तराखंड जो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था, तो उत्तराखंड में कब लागू हुआ था, 1 अक्टूबर 2015 से हमने उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिगाली चौड़ का युद्ध, दिगाली चौड़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। दिगाली चौड़ का युद्ध हुआ था हस्तिदल चौतरिया और हेरसी के मध्य। दिगाली चौड़ का अल्मोड़ा के पास में ये युद्ध हुआ था, दिगाली चौड़ का युद्ध। इसी युद्ध में लगभग 25 अप्रैल 1815 में कौन, हस्तिदल चौतरिया मारा जाता है। फिर 27 अप्रैल को कुमाऊं समझौता, लाल मंडी की संधि, कई लोग इसे संगौली की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुमाऊं ने जो गोरखाओं ने काली नदी के पार राज्य करने की मांग रखी थी कि हम वहीं पे चले जाएंगे। एक कुमाऊं छोड़ के काली नदी के पार ये चले गए थे। फिर देखिए अगले पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। 69 है, किस चोल राजा ने जल सेवा प्रारंभ की थी। जो चोल था, चोल दक्षिण भारत में थे, इन पे एक शक्तिशाली सेना स्थापित थी। देखें राज प्रथम पहला राजा था जिसने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। राज प्रथम राजेश्वर मंदिर जो का निर्माण भी जो किया था वो किया था राज प्रथम ने। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर बनना था, ऑप्शन सी सही था। चोल काल में एक आता है सोने के सिक्के को क्या कहते हैं हम, कलंजू। ठीक है, चोल काल में जो सबसे शक्तिशाली राजा था जिसने श्रीलंका तक को जीत लिया था, श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को भी जिसने कब्जे में लिया था, ऑप्शन ए में देखिए वो था राजेंद्र चोल। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक
40 छात्रों की एक पंक्ति में, 40 छात्र हैं टोटल, 40 छात्रों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 10वां स्थान है। बाएं से 10वां स्थान पे कौन है? तो राम है बाएं से 10वें स्थान पे, और मोहन का बाएं से 35वां स्थान है। तो मोहन का बाएं से 35वां स्थान है। दोनों के बीच टोटल कितना का गैप है? 25, 25 में से एक माइनस गया, तो दोनों के बीच जो गैप आता है हमारा वो आता है 24 का गैप। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। वो पहला देखना धर्म महामात्र था, पहला धर्म, दूसरा धर्म स्त्री था, तीसरा रज्जुक, दूसरा रज्जुक, चौथा कंटक शोधक था। तो देखिए तो इसका जो आंसर बनना था वो ऑप्शन बनना था हमारा ऑप्शन ए जो बनना था, तो दूसरा रज्जुक और कंटक शोधक जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में शामिल थे। कौन था? एक तो रज्जुक था, दूसरा क्या था हमारा? कंटक शोधन। ऑप्शन ए सही आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों तथा मंगोलों की सीमा कौन निर्धारित की? जो सीमा निर्धारित की गई थी वो सिंधु नदी पार मंगोल थे, सिंधु नदी पार खिलजी संप्रदाय हम पे मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी पे बात करूं मैं तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे एक तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके टाइम पीरियड पे हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं मंगोलों के डर के कारण सबसे बड़ी सेना बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ी सेना क्यों बनाई थी? तो इसी कारण बनाई थी क्योंकि इस टाइम सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हम पे देखने को मिलते हैं। फिर चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए पहला आ जाए एस.सी. बोस की इंडियन स्ट्रगल, सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू जी की, सही है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की, सही है। अब देखिए इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, जो ये बुक मिलती है हमें इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये मिलती है हमारी दुर्गादास। किसकी बुक है ये? तो ये दुर्गादास की ये बुक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन 74वां क्वेश्चन, तो 74वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये क्या था? मैक्स मूलर। किसने कहा था? मैक्स मूलर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनना था, मैक्स मूलर। विलियम्सोन एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इन्होंने क्या बनाई थी? एशियाटिक सोसाइटी विलियम्सोन ने बनाई थी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, नई दिल्ली में 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में किसने विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया था? विभाजन प्रस्ताव का जो समर्थन किया था वो किसने किया था? तो किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। लास्ट में अबुल कलाम आज़ाद भी विभाजन प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं। विभाजन प्रस्ताव किसने रखा था? तो विभाजन प्रस्ताव किसने रखा था? तो जीबी पंत ने ये विभाजन प्रस्ताव यहाँ पे रखा था। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? जो दिल्ली सल्तनत में जब इन सल्तनत काल का खत्म होगी तो उसके पश्चात सबसे प्रथम अकबर ने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। शेरशाह के टाइम पीरियड में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शेरशाह सूरी के 2 सिक्के मिलते हैं। शेरशाह सूरी के जो हमें 2 सिक्के, शेरशाह सूरी द्वारा जो चांदी का जो सिक्का चलाया गया था उसे कहते हैं रुपया। शेरशाह सूरी द्वारा जो चांदी का सिक्का था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रुपया नाम से जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था वो भारत में क्या कह रहा है? जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था वो भारत में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? जो भारत में प्रथम बार ये सुप्रीम कोर्ट बनाई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में पहली बार क्या हम हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का गठन करते हैं। एलिजा पे इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह मुड़ता है और पूरब की ओर 40 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर 40 किलोमीटर चला। तो कितनी दूरी पे है? तो 20, और ये दूरी जो आती है हमारी वो 10 किलोमीटर की दूरी है, बच जाती है लास्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति को निरूपित करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति बनाने का कार्य है वो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को बनाता है। वित्त आयोग, अभी हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है। एन.के. सिंह वित्त आयोग के जो अभी अध्यक्ष हैं। कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग, एन.के. सिंह।
के गठन में हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा। 80वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरू की थी वो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी, सीधा था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा लेट हो गया, देखिए फटाक से देखेंगे। तो 81वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शीतोष्ण घास के मैदानों में यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं स्टेपीज पाए जाते हैं। डाउन्स, जो डाउन्स है, डाउन्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, डाउन्स हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वेल्ड्स भी हमारे अफ्रीका में पाए जाते हैं। पियरीज हमारा कहाँ पाया जाता है, पियरीज हमारा मुख्यतः अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका, हम क्या कहते हैं, कनाडा वाले क्षेत्र में पियरीज पाए जाते हैं। सवाना, अफ्रीका में सवाना पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग, वित्त आयोग हमारी संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग को अब खत्म कर चुके हैं। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर हमने क्या, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का गठन कर लिया है। सुमन बेरी जी, आपने याद नाम सुना होगा, ठीक है। वित्त आयोग का भी हमारे पे उल्लेख आता है, चुनाव आयोग का भी है, लोक सेवा आयोग का भी हम पे संविधान में उल्लेख है स्पष्टतः। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है आर्टिकल 108 में है। आज तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बैठी है भारत में, 3 बार आज तक, हमेशा संयुक्त बैठक कितनी बार बैठी है, 3 बार संयुक्त बैठक बैठी है। संयुक्त बैठकों की बात करो तो सर्वप्रथम 1961 में पहली बार संयुक्त बैठक बैठी थी, वो क्या था, दहेज पे बैठी थी, दहेज प्रतिबंध विधेयक पे बैठी थी 1961 में। फिर 1978 में जब हमने क्या किया था, बैंकिंग सेवा में बैंकिंग आयोग विधेयक मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड पे आई थी, उस टाइम दूसरी संयुक्त बैठक बैठी थी। फिर ये क्या, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पे तीसरी संयुक्त बैठक, पोटा क्या था, आतंकवाद निवारक विधेयक, पोटा पे हमारी तीसरी संयुक्त बैठक बैठी थी। 3 ही बार आज तक संयुक्त बैठक भारत में बैठी है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, एक पंक्ति में 25 पेड़ बराबर दूरी पे लगाए गए। पहले और 25वें पेड़ के बीच की दूरी कितनी है, पहला और 25वें पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो तीसरे और 15वें पेड़ के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी थी। पहले देखो, पहले और 25वें पेड़ टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल गैप 24 गैप पड़ेंगे। 24 बराबर 30, तो 24 बटे 30, 30 बटे 24 तो देखें तो हम किससे काट सकते हैं, 10 बटे 8, कितना गैप है, 10 बटे 8। अब क्या पूछ रहा, क्या तीसरे और 15 पेड़ के बीच कितना का गैप होगा, तो 12 का गैप याद आएगा। 4 दूना 8, 4 तियां 12, 10 दूना 5 दूना 10, तो 5 तियां 15। तो जो गैप बनना था हम पे वो बनना था 15 मीटर का, हम पे गैप बनना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनना था। फिर देखिए 85 पे आ जाइए। 85 क्या कहता है हम पे, नियमों का वह समूह जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं हम प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर था, ऑप्शन बी हम पे सही आंसर इसका आना था। प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल एक क्या नियम है। फिर देखिए 86वां क्वेश्चन पे आ जाइए। 86वां क्वेश्चन हम पे है। 86वां क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य जो आर्थिक मामले, हमने वित्त आयोग भी देखा था वो, ठीक है। तो आर्थिक मामलों का जो उल्लेख की विवेचना किया गया है, आर्थिक उल्लेखों का 266 से हम पे कहाँ तक मिलता है, 268 से 281 के मध्य जो वित्त आयोग, जो भी आर्थिक संबंधों का हम पे उल्लेख मिलता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 87 पे। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, तो ये करती अरिया। फिर ठीक है, गंगा कैसा रखती है, चापाकार। गंगा का डेल्टा कैसा है, चापाकार डेल्टा है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विवाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद था, बीच में बहुत चर्चाओं में रहा था, इसी में संविधान के मूलभूत ढांचे के बारे में कहा गया था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। जो बिमल जालान गठित किया गया था, ये किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों में सूक्ष्म परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, बिमल जालान कमेटी का हम गठन करते हैं। फिर 90 पे आ जाइए। निम्नलिखित में नालंदा परियोजना किस कार्यक्रम है। नालंदा परियोजना जो कार्यक्रम है हमारा अल्पसंख्यकों से, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अभी नालंदा परियोजना का कार्यक्रम का विकास किया जा रहा है। फिर देखिए 91 पे आ जाए फटक से। हरा सूचकांक,
हरित सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा हरित सूचकांक जारी किया गया था। 91 का ए हम पे सही आंसर बनना था। फिर 92 पे आ जाइए। निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा संबंधित है। जो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा है नर्क से, इसका ऑप्शन सी हम पे सही आना था। ऑप्शन सी हम पे सही। ऑप्शन ए पे आ जाइए। तो कार्ल मार्क्स की बुक हम पे मिलती है, वो मिलती है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी है? तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेगा फटक से। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। 94 वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर पर सरकारी और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो पोलियो मुक्त घोषित किया गया दक्षिण एशियाई को 27 मार्च 2014। ऑप्शन ए 27 मार्च 2014 से दक्षिण एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। 95 वाला है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग क्या है? तो महासागरीय नितल का जो सबसे ज़्यादा विस्तृत भाग है वो है गहरे महासागरीय गर्त। इसका जो आंसर आना था वो ऑप्शन बी, गहरे सागरीय गर्त जो ऑप्शन था इसका सही था। सबसे ज़्यादा विस्तार गहरे सागरीय गर्तों का होता है। जैसे गर्त होते हैं ना, इनका सबसे ज़्यादा विस्तार होता है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुरेश एन पटेल जी को अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। फटक से चलेगा अगला क्वेश्चन पे देखिए। 97 यदि दर्पण में 6:20 का समय दिखा रहा है तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय बताना तो सीधा हमें क्या 11:60 से 6:20 घटा दो 40, 6 में से 5:40। जो आंसर आना था ऑप्शन सी इसका सही आंसर आना था। फिर देखिए हाल ही में नंदा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो नंदा झील किस जिले में? तो ऑप्शन ए गोवा में। नंदा झील कहाँ पे? हमें गोवा में। कंफ्यूज मत होना ना कि नंदा झील उत्तराखंड में होगी। नंदा झील हमारा गोवा में है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए 99 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दुनारी लॉन्च किया है? तो दुनारी जो लॉन्च किया है ये दक्षिण कोरिया का अंतरिक्ष यान था दुनारी। अभी दुनारी भी चंद्रमा अंतरिक्ष यान तो किनका था? तो ये किनका था? दक्षिण कोरिया का। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रतिस्पर्धा शोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया गया। इससे संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो मूल रूप से था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का ये था। तो ये था दोस्तों हमारा 7वें पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद रहेगी आपकी दिवाली मस्त मन रही होगी। साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने पढ़ने पे भी फोकस करिएगा। 8 जनवरी को हमारा पटवारी का पेपर है, तो पटवारी के लिए लगातार तैयारी जारी रखिएगा। पटवारी है, फॉरेस्ट है, खनिज सहायक है, फिर देखिए एसआई है, तो लगातार बंदी रक्षक है। आप पे बहुत ऑप्शन है। अपनी तैयारी छोड़िएगा मत, एक दिन की भी ढील मत दीजिएगा। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो एनफ है 1 घंटा भी, पर ये रखिएगा कि एवरेजन स्कोर 50 से 60 आपका स्कोर आ रहा तो बड़े स्कोर है। आने वाले टाइम पीरियड में बहुत कारगर है ये आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।